तक सर्दियां बीत गईं, स्प्रिंग आ गया और फिर अर्ली समर आ गया। उसे लगा कि दिन ऐसे ही शांति से कटते रहेंगे, 50 से 100 तक और शायद 101वीं बार भी। लिन कियानियो ने कभी हार मानने का नहीं सोचा। जब उसे लगने लगा था कि वो सब कुछ नॉर्मल तरीके से हैंडल कर सकती है, मैं एक लड़की का हाथ पकड़े उसके सामने आ गया। मैंने हंसते हुए आसपास के लोगों को बताया कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। उस पर लिन कियानियो को लगा जैसे आसमान टूटकर उसके सर पर गिर गया हो। उसने अपना सारा कंट्रोल खो दिया और सच जानने के लिए वो सीधा मेरे पास भागकर आने लगी। लेकिन वो मेरे पास पहुंच पाती उससे पहले ही पेट्रोलिंग कर रहे सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोक लिया। लोगों की उस दीवार के पीछे से उसने अपनी लाल आंखों के साथ पूरी जान लगाकर पूछा, क्यों? मेरी नजरें बस एक सेकंड के लिए उस पर रुकी और मैंने बहुत नॉर्मल टोन में कहा, मैं जवान हूं, मेरे पास पैसे हैं और बहुत सारा फ्री टाइम भी, तो मैं ब्यूटीफुल लड़कियों के साथ डेट कर रहा हूं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्यार कोई बुरी चीज थोड़ी है। इस वजह से लिन कियानियो बहुत दिनों तक डिप्रेशन में रही। वो बार में अकेले पीती रहती और हर रात पूरी तरह ड्रंक हो जाती। जब भी वो सुबह उठकर अपने आसपास के उस खालीपन को देखती तो वो खुद को उस दर्द में डूबने से रोक नहीं पाती। वो मेरे पास आना चाहती थी, मुझसे ब्रेकअप करने की भीख मांगना चाहती, लेकिन जब भी वो मेरे पास आती और मुझे मेरी नई गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़े खुशी से हंसते हुए देखती तो उसमें आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं बचती। आज आखिरकार लिन कियानियो वो सब फील कर पा रही थी जो मैंने फील किया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। उसने अपने फैमिली और फ्रेंड्स की कोई एडवाइस नहीं सुनी। वो एक प्रॉपर एंडिंग पाने की जिद में विदेश में ही रुक गई। गर्मियों की तपिश खत्म होते होते आखिरकार लिन कियानियो को मेरे ब्रेकअप की खबर मिल गई। वो मुस्कुराते हुए मेरे पास आई, मुझे दिलासा देना चाहती, लेकिन फिर से सब कुछ उसकी उम्मीदों के उलट हुआ। मेरे चेहरे पर दुख का कोई नामो निशान नहीं और मैं उसे उसी नजर से देख रहा था जैसे कुछ महीनों पहले देखता था। लिन कियानियो के चेहरे की स्माइल जम गई। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, क्या तुम्हें कोई तकलीफ हुई है? मैंने एक बहुत पोलाइट स्माइल दी। हमने म्यूचुअली ब्रेकअप किया है, हम दोनों की मर्जी, इसमें क्या तकलीफ है? ये सुनकर लिन कियानियो का दिल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन अगले ही सेकंड मेरी बात ने उसे चौंका दिया। और वैसे भी अगर मुझे कोई तकलीफ हुई भी होती तो वो उन 2 सालों की तकलीफ के सामने कुछ भी नहीं है। क्या तुमने वो सब खुद अपनी आंखों से नहीं देखा था? तो फिर यहाँ मगरमच्छ के आंसू बहाकर फेक सिंपैथी क्यों दिखा रही? मेरी आखिरी बातों ने लिन कियानियो को बेचैन कर दिया। वो खुद को एक्सप्लेन करना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे कोई मौका नहीं। मैं उन पुरानी बातों को एक्सप्लेन कर सकती। शेंचू बस करो, अब मुझे ये सब सुनकर इरिटेशन हो रही है। लिन कियानियो, मेरे सामने एक्टिंग करना बंद करो, ओके? अब मुझे तुम्हारी एक्टिंग देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर तुम्हें अटेंशन चाहिए तो वापस चाइना जाओ और जोयांशु और अपनी उन सहेलियों को ढूंढो, ठीक है? वो लोग खुशी खुशी तुम्हें सर आंखों पर बिठाएंगे। शोर मत करो। मेरी इन बातों से लिन कियानियो का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने उसे धक्का देकर साइड किया और सीधा टीचिंग बिल्डिंग की तरफ चला गया। किंग ने आसपास के सब लोगों को मेरे नाम के लिए करेक्ट कर दिया था। अब सब मुझे मेरे इंग्लिश नाम से बुलाते थे। बहुत कम लोगों को पता था कि मैं ही वो लू छेंशु हूं जिसे प्रपोज किया जा रहा है। इस पॉइंट तक आते आते लिन कियानियो के प्रपोज करने के सारे आइडियाज खत्म हो चुके थे। आखिरकार उसके पिछले 99 प्रपोजल्स मुझे हिला तक नहीं पाए थे। अब वो सच में बेबस हो चुकी थी। आखिर में एक दोस्त की एडवाइस पर उसे एक आइडिया आया, 100th प्रपोजल। उसने स्कूल के स्मॉल गार्डन को सिलेक्ट किया। उसने वहां एक बहुत बड़ा डोमिनो इफेक्ट सेटअप किया जिसमें हमारी पहली मुलाकात का सीन बना हुआ था। उसने पेड़ों पर बहुत सारी स्टार लाइट्स लगा दी और रात में गार्डन की कैंडल्स जलाकर मुझे पास्ट की यादों में ले जाने का प्लान बनाया। मुझे धोखे से वहां बुलाने के लिए लिन कियानियो ने बहुत से लोगों की हेल्प ली और दर्जनों प्लान्स बनाए। इस बार वो मुझे पक्का यकीन दिलाना चाहती थी कि उसे सच में मुझे देखकर लव एट फर्स्ट साइट हुआ था और अब उसे अपनी गलती का सच में बहुत पछतावा है। सब कुछ रेडी था, लेकिन जब तय किया हुआ टाइम आया मैं वहां नहीं पहुंचा। लिन कियानियो पूरी तरह से पागल हो गई। उसने कार से हर वो जगह ढूंढी जहां मैं हो सकता था। 9 बजे का अलार्म बजा। वो अंधेरा गार्डन अचानक लाइट से जगमगा उठा। अनगिनत बलून्स हवा में उड़ने लगे। ऊपर से गुलाब की पंखुड़ियां गिरने लगी। हवा में एक रोमांटिक पियानो म्यूजिक गूंजने लगा और डोमिनोज के गिरने की वो लगातार टिक टिक आवाज आने लगी जो अपने आप स्टार्ट हो गए थे। हर सेकंड के साथ एक डोमिनो गिर रहा था। 10 मिनट से ज्यादा टाइम तक ये चलता रहा और जैसे ही आखिरी डोमिनो गिरा सारी कैंडल्स जल उठी। लेकिन लिन कियानियो को लगा कि उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई है। जब सब कुछ खत्म हो गया तो उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अननोन इंटरनेशनल नंबर था, लेकिन कॉल पिक करते ही उसने तुरंत पहचान लिया कि लाइन के दूसरी तरफ मैं था। मैंने सुना है कि तुम आज रात अपना 100th प्रपोजल करने वाली हो। अफसोस कि मैं अभी चाइना में हूँ। आई एम रियली सॉरी। लिन कियानियो ने अपने दिल के दर्द और उस बेचैनी को दबाया और ऐसा बिहेव किया जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। कोई बात नहीं, तुमने मुझे कॉल किया, मैं इतने में ही बहुत खुश हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं 101st और 102nd प्रपोजल भी तैयार कर सकती हूँ। उसकी आवाज में एक छुपी हुई उम्मीद थी, जैसे वो पहले ही ये सपना देख रही थी कि मैंने उसे माफ कर दिया है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने आज तुम्हें सिर्फ 2 बातें बताने के लिए कॉल किया है। लिन कियानियो का गला सूख गया और उसने फोन को कसकर पकड़ लिया। पहली बात, मैं तुम्हें एहतियात के तौर पर बता दूं कि अभी सर्दियां चल रही हैं और हवा बहुत रूखी है। अगर तुम्हारा नाटक खत्म हो गया हो तो गार्डन की वो सारी कैंडल्स जल्दी से बुझा देना, कहीं ऐसा ना हो कि आग लग जाए। ये सुनकर लिन कियानियो ने अपना सिर ऊपर उठाया और देखा कि एक सूखा पत्ता धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। दूसरी बात, मैं तुम्हें गुड न्यूज देना चाहता था। मैं फिर से रिलेशनशिप में हूँ और ये गर्लफ्रेंड मेरी पिछली गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा खूबसूरत है। तुम्हारे प्रपोजल्स 100th टाइम पर ही रुक सकते हैं। मेरी इन कुछ नॉर्मल सी बातों ने लिन कियानियो के दिमाग में अनगिनत गूंज पैदा कर दी। एक ही पल में उसे लगा जैसे उस पर किसी ने जादू कर दिया हो। उसके माथे पर एक बहुत तेज चुभने वाला दर्द होने
होने लगा। उस भयानक दर्द में उसके शरीर में कोई जान नहीं बची। उसका फोन धड़ाम से नीचे गिरा और सीधा एक कैंडल स्टैंड पर जा लगा। कुछ ही सेकंड्स में गार्डन में बहुत तेज आग फैल गई, लेकिन उसने वहां से भागने या मदद के लिए चिल्लाने की कोई कोशिश नहीं की। वो एक मूर्ति की तरह वहीं खड़ी रही और उस गार्डन का एक हिस्सा बन गई। पूरी रात बीत गई, गार्डन के सारे पेड़ जलकर राख हो गए। शुक्र है कि किसी की जान नहीं गई। फायर फाइटर्स टाइम पर पहुंच गए और उन्होंने धुएं से बेहोश होने वाली लिन ख्यालियो को बचा लिया। हालांकि किस्मत से उसकी जान बच गई थी, लेकिन इस आग की घटना से चिंगडा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत गुस्से में था। उन्होंने स्ट्रिक्ट एटीट्यूड के साथ कहा कि वो इसके लिए जिम्मेदार इंसान को नहीं छोड़ेंगे। प्राइम सस्पेक्ट होने के नाते पुलिस ने लिन क्यान्यू को अरेस्ट कर लिया। जब लिन फैमिली को यह खबर मिली तो वो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने उसे बचाने के लिए अपने सारे कनेक्शंस का इस्तेमाल किया, लेकिन क्योंकि ये एक इंटरनेशनल केस था, लिन क्यान्यू के लिए बिना सजा के बचना इम्पॉसिबल था। आखिरकार लिन फैमिली को अपनी आधी प्रॉपर्टी कॉम्पनसेशन में देनी पड़ी। तब जाकर चिंगडा एडमिनिस्ट्रेशन शांत हुआ। इस भयानक इंसिडेंट के कारण लिन क्यान्यू को 6 महीने जेल में बिताने पड़े। उसका नाम यूरोप की ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया गया और उसे देश से बाहर निकाल दिया गया। उसे लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया था। जेल से बाहर आते ही उसे एयरपोर्ट भेज दिया गया ताकि उसे वापस चाइना डिपोर्ट किया जा सके। आसपास के लोगों को समर क्लोथ्स पहने देखकर लिन क्यान्यू, जो अभी तक एक सपने में खोई हुई थी, उसे आखिरकार होश आया। सर्दियां बीत चुकी थी, अब गर्मियां आ गई थी। कई महीने गुजर चुके थे, लेकिन वो एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया। ये एहसास होते ही उसके दिल में बहुत सी फीलिंग्स उमड़ पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो डिसअपॉइंट थी या अकेलापन फील कर रही थी। अभी बहुत लाइफ बाकी है, दोबारा मिलने का मौका जरूर मिलेगा। लिन क्यान्यू खुद को बस यही दिलासा दे रही थी। लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, उसने देखा कि मैं स्ट्रीट क्रॉस करके बाहर आ रहा हूँ और मेरे हाथ में एक खूबसूरत लड़की का हाथ था। अपनी सहेलियों की भेजी फोटोज से वो समझ गई थी कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मैंने सिर उठाया तो मेरी नजर उस पर पड़ी। मैंने बहुत ही फ्रेंडली तरीके से उसे हाय कहा, जो मैं नॉर्मली नहीं करता था, और फिर मैंने उसे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सच बता दिया। हाय, लॉन्ग टाइम नो सी, मैं अभी जर्मनी ट्रिप से वापस आया हूँ। तुम तो आखिरकार बाहर आ ही गई। वक्त सच में बहुत जल्दी बीत जाता है। मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करा दूं, ये मेरी नई गर्लफ्रेंड मोनिका है। चाइना वापस लौटने के बाद लिन क्यान्यू ने कुछ लोगों के थ्रू मुझे एक मैसेज भिजवाया था। उसने पूछा था कि क्या मैं ये सब एक्टिंग कर रहा हूँ या ये मेरा सच है। मैंने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया। अब तक मैं लिन क्यान्यू को पूरी तरह समझ चुका था। वो कहती थी कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन असल में वो सिर्फ खुद से प्यार करती थी। उसके लिए मैं बस शो ऑफ करने वाला एक खिलौना था। विदेश में स्टडीज के दूसरे साल में मैंने हर मौके का फायदा उठाया और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया। दिन गुजरते गए और जल्द ही मेरे 3 साल का एक्सचेंज प्रोग्राम खत्म हो गया। मैं गोल्ड मेडल से भरा एक बॉक्स लेकर चाइना वापस आ गया। फ्लाइट से बाहर आते ही मैंने देखा कि मेरे पेरेंट्स और रूममेट्स हाथों में फूल लिए मेरा वेलकम करने के लिए खड़े हैं। जहां तक लिन क्यान्यू का सवाल है, मुझे पता है कि अब उसके पास मेरी लाइफ में दोबारा एंट्री करने का कोई मौका नहीं है। हम दोनों इस दुनिया की भीड़ में बस एक दूसरे के पास से गुजरने वाले 2 अजनबी हैं।